हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा बहुत महत्वपूर्ण जो प्रकरण है प्रोटीन संश्लेषण से जुड़ा हुआ, वह प्रकरण है आरएनए के प्रकार, टाइप्स ऑफ आरएनए। बच्चों, हालांकि मैं इससे पहले आपको अनुलेखन पढ़ा चुका हूं और अनुलेखन में मैं आपको बता चुका हूं कि किस तरह से डीएनए से एमआरएनए का संश्लेषण होता है, अर्थात मैसेंजर आरएनए का संश्लेषण होता है। लेकिन मैसेंजर आरएनए के साथ साथ अन्य प्रकार के आरएनए भी कोशिका में पाए जाते हैं। तो आज हम उन्हीं सभी आरएनए के प्रकारों के विषय में चर्चा करेंगे और ये जानकारी प्राप्त करेंगे कि उनका स्ट्रक्चर क्या होता है और उनका फंक्शन क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों, कोशिका में आरएनए 3 प्रकार के पाए जाते हैं। पहला प्रकार का आरएनए कहलाता है एमआरएनए, दूसरे प्रकार का आरएनए कहलाता है आरआरएनए और तीसरे प्रकार का आरएनए कहलाता है टीआरएनए। यहाँ पर M स्टैंड्स फॉर मैसेंजर आरएनए और R स्टैंड्स फॉर राइबोसोमल आरएनए एंड T स्टैंड्स फॉर ट्रांसफर आरएनए। यहाँ पर इस टीआरएनए को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, उसे हम कहते हैं एसआरएनए एंड हियर S स्टैंड्स फॉर सोल्यूबल आरएनए। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि कौन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है कोशिका में, किसकी मात्रा कितनी होती है, कौन कितना बड़ा होता है, कौन कितना छोटा होता है। थोड़ा उस पर भी हम जो है नज़र अगर डालें तो हम ये देखते हैं कि जो एमआरएनए होता है ये पूरी कोशिका में सभी आरएनए का केवल 5% होता है, यानी मात्र 5% ही यह पाया जाता है। जो आरआरएनए या राइबोसोमल आरएनए होता है ये 80% पाया जाता है और टीआरएनए 15% जो है कोशिका में पाया जाता है। तो इससे स्पष्ट है कि सबसे अधिक मात्रा में जो पाया जाने वाला आरएनए है वो आरआरएनए है। अब देखते हैं ये पाए कहाँ जाते हैं। एमआरएनए तो आपने देखा कि किस तरह से अनुलेखन के द्वारा जब डीएनए से एमआरएनए बनता है तब इसका जन्म होता है और ये जो है इसके अंदर डीएनए का पूरा ट्रांसक्रिप्ट होता है या प्रतिलिपि इसके अंदर डीएनए की होती है और जो कि आगे चलकर फिर प्रोटीन का संश्लेषण करती है। आरआरएनए जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट है ये राइबोसोम के अंदर पाया जाता है। इसको हम राइबोसोमल आरएनए कहते हैं, अर्थात ये राइबोसोम के अंदर पाया जाता है और राइबोसोम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है प्रोटीन संश्लेषण की जो दूसरी प्रक्रिया होती है रूपांतरण या स्थानांतरण या ट्रांसलेशन में, जिसमें कि प्रोटीन जो है अमीनो एसिड के जुड़ने से आपस में बनती है। ये जो टीआरएनए है, टीआरएनए को हम जो है ट्रांसफ़र आरएनए इसलिए कहते हैं क्योंकि वो ट्रांसफ़र करता है अमीनो अम्लों को ये ट्रांसफ़र करता है एमआरएनए की ओर, जहाँ पर कि प्रोटीन का संश्लेषण किया जाना है उन्हीं अमीनो एसिड को आपस में पेप्टाइड बंध के द्वारा जोड़ के। तो चूंकि यह जो है अमीनो एसिड का ट्रांसफ़र करता है, स्थानांतरण करता है, इसलिए इसको हम ट्रांसफ़र आरएनए भी कहते हैं। और इसको सोल्यूबल आरएनए इसलिए कहते हैं क्योंकि यह एकमात्र ऐसा आरएनए है जो कि स्वतंत्र रूप से जो है कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। तो इसलिए इसको जो है कोशिका द्रव्य में पाए जाने के कारण ये कोशिका द्रव्य में विलेय है, इसलिए इसको हम जो सोल्यूबल आरएनए भी कहते हैं। अब इसको मैं आपको हिंदी में भी यहाँ पर लिख देता हूँ। एमआरएनए यानी दूत आरएनए, आरआरएनए यहाँ राइबोसोमल आरएनए, और टीआरएनए इसको कहते हैं अंतरण आरएनए। अब ये देखते हैं कि इसमें इसकी संरचना पे अगर हम जाएं कि संरचना जो है किस आरएनए की किस तरह की होती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि एमआरएनए की संरचना डिपेंड करती है कि डीएनए का जो अनुलेखन इकाई है, डीएनए की अनुलेखन इकाई कितनी है, कितनी उसकी जो है लेंथ है और कितनी वो जटिलता लिए हुए है, उसी आधार पर एमआरएनए की संरचना का भी निर्धारण होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि डीएनए के द्वारा ही अनुलेखन के द्वारा
mRNA का संश्लेषण होता है। तो जिस तरह का ये डीएनए का ट्रांसक्रिप्ट होगा, डीएनए होगा, उसी तरह का ट्रांसक्रिप्ट जो है एमआरएनए के रूप में बनेगा। यानी अनुलेखन जितने हिस्से का डीएनए का हो रहा होगा उसी हिस्से के अनुरूप जो है पूरक रूप में एमआरएनए का भी स्ट्रक्चर होगा। और इसमें जो है जटिलताएं भी पाई जाएंगी जीन के अकॉर्डिंग। इसके बाद हम चलते हैं आरआरएनए में। आरआरएनए जो है ये राइबोसोम के अंदर पाया जाता है, या राइबोसोम का एक घटक है। ये राइबोसोम का घटक होता है, क्योंकि आप जानते हैं राइबोसोम क्या होते हैं। राइबोसोम जो है राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स के कण कहलाते हैं। राइबोसोम्स को हम कहते हैं राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन के कण। यानी राइबोसोम के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक तो प्रोटीन होता है, दूसरा जो है राइबो न्यूक्लिक एसिड या आरएनए पाया जाता है। और जो आरएनए इसके अंदर मिलता है राइबोसोम के अंदर, उसे हम जो है आरआरएनए कहते हैं। तो राइबोसोम आपको अगर ध्यान होगा तो आपने पढ़ा है कि इसमें जो है दो यूनिट होती है, स्मॉल यूनिट और लार्ज यूनिट, यानी छोटी इकाई और बड़ी इकाई। तो राइबोसोम का बहुत बड़ा जो है रोल होता है, क्योंकि राइबोसोम जो है एक वर्किंग बेंच के रूप में या एक आसन के रूप में होते हैं एमआरएनए के। और यहीं पर जो है प्रोटीन संश्लेषण का जो ट्रांसलेशन की क्रिया होती है वो राइबोसोम में ही वास्तव में होती है, जिसे आप आगे पढ़ेंगे। अब ये जो टीआरएनए होता है, टीआरएनए तो सबसे छोटा आरएनए होता है। ये देखा गया है कि इसमें केवल 75 to 90 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जो कि बहुत कम कहे जाएंगे। 75 to 90 न्यूक्लियोटाइड्स ये होते हैं। यहाँ पर अगर हम प्रोटीन संश्लेषण की दृष्टि से देखें तो इम्पोर्टेंट रोल तो वैसे सभी का है। कार्य की दृष्टि से अगर हम देखें कि क्या कार्य है, एमआरएनए का क्या कार्य है, एमआरएनए का कार्य होगा डीएनए की आनुवंशिक सूचना को ग्रहण कर प्रोटीन के रूप में अभिव्यक्त करना। तो अगर हम एमआरएनए के कार्य के विषय में चर्चा करें तो एमआरएनए सिंपली जो है अनुलेखन के द्वारा डीएनए के अंदर जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कंटेंट है उसको ट्रांसक्रिप्ट करता है एमआरएनए अपने अंदर छिपे हुए बेसों के क्रम के अनुरूप, और इस तरह से डीएनए के अंदर जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हिडन है वो पहुंच जाती है एमआरएनए के अंदर। इसके बाद जो आरआरएनए है, आरआरएनए ये पाया जाता है राइबोसोम के अंदर। और आरआरएनए जो है इसका अगर हम कार्य देखें तो ये जो है एक कैटलिस्ट के रूप में भी कार्य करता है, एक उत्प्रेरक के रूप में भी कार्य करता है प्रोटीन संश्लेषण के लिए। प्रोटीन संश्लेषण का उत्प्रेरक। क्योंकि राइबोसोम के अंदर पाया जाता है और एक तरह से ये एक तरह का संबंध ये स्थापित करता है एमआरएनए और राइबोसोम के मध्य। एमआरएनए और राइबोसोम के मध्य जो एक तरह का संबंध स्थापित होता है वो इस आरआरएनए की वजह से होता है, और उस वजह से फिर जो है अमीनो अम्ल आपस में जुड़ते चले जाते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा, और प्रोटीन का संश्लेषण संभव हो पाता है। इसके बाद जो है हम देखते हैं टीआरएनए। टीआरएनए जो है ये सबसे छोटा भले ही है, लेकिन ये जो है दोहरा कार्य करता है। ये जो है प्रोटीन संश्लेषण के जो ट्रांसलेशन होता है, ट्रांसलेशन के दौरान ये दोहरा कार्य करता है। थोड़ा सा हम देखते हैं इस पर, और थोड़ा सा इस पर हम जो है ज़्यादा चर्चा करते हैं टीआरएनए, क्योंकि उसके रोल को देखते हुए इस पर ज़्यादा चर्चा करना लाजमी है। ये टीआरएनए जो होता है, ये टीआरएनए भले ही जो है 75 से 90 न्यूक्लियोटाइड्स के बराबर होता है, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर होता है और इसका जो कार्य होता है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इसका स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। इसका जो ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्लोवर लीफ मॉडल। क्लोवर लीफ मॉडल।
क्लोवर लीफ मॉडल का जो ये पारंपरिक एक ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि जो ये जो आरएनए का ये जो विभिन्न प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये आपस में लूप फॉर्म में और इस तरह की फॉर्म में ये आ जाते हैं तो यही सिंपल हैं, तो ये वास्तव में सिंपल प्रकार का एकल रज्जुक ही अणु, लेकिन इस तरह से आपस में मिलने से इनमें आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा ये न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ जाते हैं और इसकी अलग अलग भुजाएं होती हैं जो अपने कार्य के लिए बड़ी स्पेसिफिक होती हैं। जैसे कि ये वाली जो भुजा है, इस भुजा से जो है अमीनो एसिड जो है एक्सेप्ट होता है, अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म। यानी ये वाली जो भुजा है इस वाली भुजा से चिपकता है अमीनो एसिड। अमीनो एसिड यहाँ पर इस भुजा से जुड़ता है और एक दूसरी भुजा जो इसकी अमीनो एसिड एक्सेप्टर भुजा की जो बिल्कुल विपरीत भुजा है, इस भुजा को हम कहते हैं एंटीकोडोन भुजा, एंटीकोडोन आर्म। एंटीकोडोन आर्म इसको इसलिए कहते हैं, ये वाली भुजा जो है ये वाली भुजा संपर्क स्थापित करती है एमआरएनए से, यहाँ पर ये एमआरएनए से जुड़ती है और एमआरएनए का अपोजिट कोडोन इस भुजा में होता है। सपोज जो है एमआरएनए में यूएसी नाम का अगर जो है यहाँ पर कोड होगा, तो जो ये टीआरएनए की एंटीकोडोन जो भुजा होगी इसमें इसका विपरीत कोड होगा। यू का विपरीत जो है यहाँ पर ए है, ए का विपरीत यहाँ पर यू है और सी का विपरीत यहाँ पर जी होगा। तो ये टीआरएनए की भुजा है जिसमें एंटीकोडोन है, एंटीकोड है और ये एमआरएनए है। तो यहाँ पर ये जो भुजा होती है ये संपर्क स्थापित करती है एमआरएनए से अपनी एंटीकोडोन जो भुजा है उसके द्वारा। तो दोनों का ये कार्य करता है, एक तरफ तो ये अमीनो एसिड को लेके आता है और दूसरी तरफ ये एमआरएनए से अपना संबंध स्थापित करता है। तो इस तरह से ये जो टीआरएनए है, ये टीआरएनए जो है इसको हम कहते हैं कि ये एक तो अमीनो अम्लों का वाहक है, इसको हम आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे, अभी ट्रांसलेशन जब पढ़ेंगे। तो पहला रोल तो जो है ये है कि अमीनो एसिड का ये वाहक है। दूसरा रोल इसका हम टीआरएनए का कह सकते हैं, अनुकूलक अणु के रूप में भी कार्य करता है या अडाप्टर मॉलिक्यूल उसको हम कहते हैं, अडाप्टर मॉलिक्यूल। अनुकूलक अणु या अडाप्टर मॉलिक्यूल, अडाप्टर वो होता है ऐसी डिवाइस जो कि दो चीज़ों के बीच में आपस में संबंध जोड़ती है। जैसे हम अपने घर की जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी की जो हमारी फिटिंग होती है उसमें हम अडाप्टर का अक्सर यूज करते हैं। अडाप्टर को हम जो है प्लग में लगाते हैं और उससे हम जो है दो विभिन्न प्रकार की डिवाइसेस को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। तो वैसे ही ये टीआरएनए यहाँ पर जो है अडाप्टर के रूप में कार्य कर रहा है। एक सिरा इसका अमीनो एसिड को जोड़ रहा है और दूसरा सिरा इसका जो है एमआरएनए से संबंध स्थापित कर रहा है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है निभाता है प्रोटीन संश्लेषण में। तो आज हमने देख लिया कि किस तरह से जो है ये एमआरएनए के विभिन्न प्रकार जो होते हैं ये प्रोटीन संश्लेषण में अपनी भूमिका निभाते हैं और इसको पढ़ाना यहाँ पर आवश्यक इसलिए था क्योंकि आपने इसके बाद जो ट्रांसलेशन की प्रक्रिया पढ़नी है उसमें आपने इन सब का यहाँ पर जिक्र आना है। एमआरएनए का जिक्र तो अनुलेखन से लेकर ट्रांसलेशन में आ ही रहा है, आरआरएनए का स्पेसिफिकली आएगा और सबसे महत्वपूर्ण रोल जो है टीआरएनए का यहाँ पर आएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो लेक्चर आज पसंद आया होगा और आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें ताकि अधिकाधिक छात्र इसका लाभ उठा सकें। ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज स्टूडेंट्स, बाय।